नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 नवंबर सन 2024। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 9:44 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा विधानसभा में CET पास बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा, हर महीने मिलेगा 9,000 रुपए का मानदेय, बताएंगे पूरी खबर। रेलवे द्वारा इस नियम में बदलाव से यात्रियों में खुशी की लहर, अब ट्रेन में बिना टिकट के कर सकेंगे यात्रा, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर मिलेगा उपचार, सैनी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा में SC वर्ग के बच्चे मुफ्त करेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, BC को मिलेंगे 20,000 रुपए की मदद। हरियाणा में कोविड के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को मिलेगा मुआवजा, सरकार ने योजना में किया संशोधन। दिल्ली से झज्जर के बीच 20 साल बाद चलेगी DTC की बस, महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा। और कोचिंग सेंटर्स 100% सिलेक्शन जॉब्स का दावा नहीं कर सकते, केंद्र ने नई गाइडलाइन जारी की। अब टॉपर्स की फोटो बिना परमिशन के नहीं छाप पाएंगे। और अब खबरें विस्तार से। धूल, धुएं और धुंध या नमी की अधिकता के चलते पैदा हुए स्मॉग से पूरा हरियाणा ढका हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। इससे ठंडी हवा का चलना और ठिठुरन का एहसास होना भी शुरू हो चुका है। एकदम से मौसम में होने वाले इस बदलाव को ठंड के मौसम का आगाज माना जा रहा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आमतौर पर 17 नवंबर तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान मौसम खुश्क बने रहने की भी संभावना है। 14 नवंबर की रात से यानी बीती रात से एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों की तरफ बढ़ने की संभावना बन गई है। साथ ही 15 यानी कल और 16 नवंबर को पूर्वाई हवाएं चलेंगी तथा बीच में आंशिक बादलवाई और हल्की स्मोक देखने को मिलेगी। 17 नवंबर के बाद से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं मध्यम गति से चलेंगी। इस कारण दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा, तो वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। कोचिंग सेंटर्स अब 100% सिलेक्शन और 100% नौकरी देने का दावा नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसा भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षक प्राधिकरण यानी CCPA के अनुसार कोचिंग सेंटर्स अब ऐसे झूठे दावे नहीं कर सकते जो कि उपभोक्ता को गुमराह कर सकते हैं। सरकार ने यह फैसला कई शिकायतों के बाद किया है। अब तक कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा 18 कोचिंग इंस्टीट्यूट पर करीब 54.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन वापस लेने का भी आदेश दिया गया है। ये गाइडलाइन एकेडमिक सपोर्ट, एजुकेशन, गाइडेंस और ट्यूशन सर्विस से जुड़े सभी संस्थान, कोचिंग सेंटर्स और ऑर्गेनाइजेशन पर मान्य होगी। अगर कोचिंग सेंटर्स इसका पालन नहीं करते हैं तो उन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कोविड काल के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को प्रदेश सरकार ने एक्स ग्रेशिया ग्रांट राशि प्रदान करने का फैसला लिया है। इसके अलावा कोविड काल में जान गंवाने वाले लोगों के ऐसे परिजन जिन्हें अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली थी, उन्हें भी वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा। सूबे के नायब सैनी सरकार ने इसके लिए योजना में संशोधन किया है। पहले मार्च 2021 के बाद प्रभावित लोगों के परिजनों को एक्स ग्रेशिया ग्रांट और वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान था, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे 1 मार्च 2020 से लागू कर दिया है। हरियाणा में कोविड काल के दौरान 10,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए थे, जबकि कोरोना की दूसरी लहर में 16 विभागों के 250 कर्मचारियों की मौत हुई थी। इनमें हजारों कर्मचारी और लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की पहली लहर के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन उनके परिजनों को अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिली है। सांसदों और विधायकों के माध्यम से राज्य सरकार के पास जब यह समस्या पहुंची तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानव संसाधन विभाग को योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हुई। इस अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की भावी योजनाओं का जिक्र किया। इसी कड़ी में सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर उपचार व जनहानि रोकने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के सभी नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। हर 60 किलोमीटर की दूरी पर कम से कम एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा में अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले सभी अस्पतालों को अपग्रेड करके 200 बिस्तर और 200 बिस्तर वाले अस्पतालों को अपग्रेड करके 300 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर 3,500 करने का भी लक्ष्य रखा गया है।
हरियाणा में वन विभाग में पिछले 14 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। वन विभाग में कुल 3,809 पदों में से 2,075 पद खाली हैं। सबसे ज्यादा परेशानी वन रक्षकों की है। वन रक्षकों के 1,547 में से 1,012 पद रिक्त हैं। वन विभाग में भर्ती एक वन रक्षक 10 से 15 गाँव की देखभाल करता है। अवैध अतिक्रमण, कटाई रोकना, वन्य जीवों की रक्षा करना उनका काम है। आखिरी बार हरियाणा वन सेवा के अधिकारियों की भर्ती साल 2004 में हुई थी और 2010 में वन रेंजरों की नियुक्ति की गई थी। हरियाणा के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल में गन्ना पिराई की शुरुआत हो चुकी है। शुगर मिल के मुख्य प्रबंधक एस.के. सचदेवा ने बताया कि इस साल 160 लाख क्विंटल गन्ना पिराई का टारगेट रखा गया है। इसके लिए विशेष तौर पर तैयारियां की गई हैं ताकि प्रतिदिन क्षमता अनुसार गन्ने की अधिक से अधिक पिराई की जा सके। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ किसानों को 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जाता है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल ने सबसे पहले गन्ना पिराई सत्र की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि इस साल शुगर मिल ने गन्ना किसान रजिस्ट्रेशन योजना का भी ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसानों को अपने कुल गन्ना उत्पादन का 85% या फिर उससे ज्यादा गन्ना शुगर मिल में सप्लाई करने पर सभी दवाइयों पर मिलने वाली सब्सिडी का दोगुना लाभ दिया जाएगा। शुगर मिल के मुख्य प्रबंधक ने बताया कि इस साल शुगर मिल गेट के अलावा 45 केंद्रों पर गन्ना खरीद की व्यवस्था की गई है। सूबे के नायब सैनिक सरकार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इन विद्यार्थियों को सरकार की ओर से पूर्ण छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग से जुड़े विद्यार्थियों को अधिकतम 20,000 रुपए तक छात्रवृत्ति मिलेगी। इसमें 10,000 रुपए ट्यूशन फीस और इतने ही पैसे डेवलपमेंट फीस के होंगे। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुजुर्ग, विधवा व बेसहारा महिलाओं, दिव्यांगों, विधुरों व अविवाहित पुरुषों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को महंगाई भत्ता यानी डीए के साथ जोड़ दिया है। महंगाई भत्ते के हिसाब से ही वैज्ञानिक तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। राष्ट्रीय गीत के साथ हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने सरकार की भावी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव के लिए जागरूक मतदाताओं और अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई देता हूं। राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे तथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायता भी दी जाएगी। विदेशों में रोजगार पाने के इच्छुक युवाओं को सरकार उचित मार्गदर्शन और मदद प्रदान करेगी ताकि डंकी रोड की समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्यपाल ने बताया कि इन महिला कर्मचारियों को उनके मनपसंद जिले में पोस्टिंग दी जाएगी। ये कर्मचारी घर से रोजाना आवागमन कर सकेंगे और उन्हें घर से बाहर रहने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को एक अच्छी खबर सुनाई है। यदि आपको इमरजेंसी में कहीं यात्रा करनी पड़े, इस दौरान आपके पास रिजर्वेशन भी नहीं है, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। रेलवे नियमों के मुताबिक बात करें तो बिना टिकट भी ट्रेन में सफर किया जा सकता है। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, आप किसी वजह से टिकट नहीं ले पाते हैं, तो इन हालातों में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले सिर्फ तत्काल टिकट का ही ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाया है और आपको इमरजेंसी में सफर करना पड़ रहा है, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सवार हो सकते हैं। साथ ही आसानी से बिना किसी बेझिझक के रेलवे टीटीई के पास जाकर अपने गंतव्य स्थान का टिकट बनवा सकते हैं। इस दौरान आपको बिना टिकट के जुर्माना भी नहीं भरना होगा। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट दिखाकर आप ट्रेन में वैध यात्रा कर सकते हैं। आपकी यात्रा किसी भी रूप में अवैध नहीं मानी जाएगी। ट्रेन में सवार होने के बाद टीटीई के पास जाकर आपको प्लेटफॉर्म टिकट दिखाना होगा। साथ ही अपनी यात्रा की समाप्ति तक का टिकट बनवाना होगा। इस दौरान यात्री को उसी स्टेशन से किराए का भुगतान करना होगा जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है। किराया वसूलते समय डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको किराया भी उसी श्रेणी का देना होगा जिस श्रेणी में आप सफर कर रहे होंगे। हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बेरोजगार युवाओं के हक में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला किया है। सरकार की तरफ से सीईटी पास उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा अभिभाषण दिया गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया कि सीईटी पास करने वाले ऐसे युवा जिन्हें 1 साल तक नौकरी नहीं मिली है, उन्हें अगले 2 साल तक 9,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। ऐसे में सीईटी पास युवाओं के लिए सरकार द्वारा बड़ा निर्णय किया गया है। जो युवा सेट पास कर लेंगे मगर उन्हें 1 साल में नौकरी नहीं मिली, तो
तो उन्हें अगले 2 साल तक अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए 9,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार की इस नई घोषणा के अनुसार अगर आप सीईटी की परीक्षा पास करते हैं और अगर 1 साल में आपको नौकरी नहीं मिलती है तो अगले 2 साल तक हर महीने 9,000 रुपए का मानदेय आपको दिया जाएगा। हर महीने मिलने वाले इस मानदेय से बेरोजगार युवा अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे और आगे परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे। ऐसे में अब बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक अच्छी पहल है जिसके तहत उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इन खिलाड़ियों को अब नगद पुरस्कार राशि के लिए जिला खेल अधिकारी के दफ्तरों तक भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब खिलाड़ी घर बैठे ही खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा खेल कैश अवार्ड.in और कैश अवार्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में हरियाणा खेल विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला मुख्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब नगद पुरस्कार राशि के लिए कोई भी तारीख निर्धारित नहीं होगी। खिलाड़ी प्रतियोगिता के तुरंत बाद भी नगद पुरस्कार के लिए एक आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत मान्यता प्राप्त राज्य, राष्ट्रीय, ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों, एशियन गेम्स सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन मांगे जाते हैं। इसके तहत खिलाड़ियों को जिला कार्यालयों में जाकर आवेदन करना होता है। इसके बाद उनकी छंटनी की जाती है और यदि किसी खिलाड़ी के दस्तावेज में कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर कराया जाता है। इस सब प्रक्रिया में एक लंबा वक्त लगता है। हरियाणा खेल विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार 1 अप्रैल व उसके बाद हुई राज्य, नेशनल एवं इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ी नगद पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी खेल विभाग की ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेकर नगद पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की 14 नवंबर यानी आज सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतय, करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 14 नवंबर को पानीपत में किया जाएगा। निगम प्रवक्ता ने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की से संबंधित मामले, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामले और वोल्टेज से जुड़े हुए मामले आदि का निपटान किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक व गैर घातक दुर्घटना जैसे मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। झज्जर शहर के लोग जल्द ही दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की बसों में सफर कर सकेंगे। शुक्रवार से डीटीसी की 5 से 6 बसें दिल्ली और झज्जर के बीच चलने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह शुरुआत की गई है। लगभग 20 साल के बाद झज्जर दिल्ली के बीच डीटीसी की बस सेवा शुरू हो रही है। हालांकि बादली से दिल्ली के बीच कुछ महीने पहले ही डीटीसी की सेवा शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब इसे झज्जर बस अड्डे से शुरू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि झज्जर से दिल्ली के लिए कुल 6 बसें चलाई जाएंगी, जिसमें महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पास मान्य नहीं होगा। फिलहाल बसों की टाइमिंग फाइनल नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि वीरवार यानी गुरुवार या फिर शुक्रवार तक टाइमिंग भी फाइनल हो पाएगी। इसके अलावा यात्रियों को यात्रा करने में और भी आसानी होगी। ये बस झज्जर से वाया बादली, ढांसा बॉर्डर, नजफगढ़ तक जाएगी। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र बूडिया और पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के बीच चल रही विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। बिश्नोई समाज के धार्मिक स्थल मुकाम धाम पर बुधवार को बैठक हुई, जिसमें समाज के लोगों ने 5 बड़े फैसले लिए। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला संरक्षक का पद खत्म करना था। साथ ही कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रत्न वापस लेने का भी फैसला लिया गया। बता दें कि हाल ही में महासभा के प्रधान देवेंद्र बूडिया ने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटाने के लिए एक पत्र जारी किया था, जिसमें लिखा है कि आपके बेटे ने अंतरजातीय विवाह किया है, इससे पूरे बिश्नोई समाज में भारी रोष है। ऐसे में आप इस पद पर नहीं रह सकते। वहीं इससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने भी प्रधान देवेंद्र बूडिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया था। उनके जगह पर परशुराम बिश्नोई को नया प्रधान घोषित किया गया था। कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति बताया था। भारतीय बाजार में सेंसेक्स 984 अंक गिरकर 77,690 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 324 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 23,559 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के 50 शेयरों में 44 में गिरावट तो 6 में तेजी दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे गिराया, जबकि एनटीपीसी, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस ने बाजार को ऊपर खींचने का काम किया। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 266 रुपए बढ़कर 75,166 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 1393 रुपए बढ़कर 89,645 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 17,600 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 77,000 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।